Good morning, students. Welcome to the Super 100 program. आज की क्लास में हम सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। हमने ये जान लिया है कि ठोस अवस्थाओं में अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वह कितने प्रकार के एकक कोशिका बना सकते हैं, उनमें समन्वय संख्या, संकुलन क्षमता, उनकी भौतिक गुण जिनमें चालकता और चुंबकीय व्यवहार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द प्रैक्टिस शीट ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न के कारण धातु में चमक होती है। तो हमें ये बताना है, हमें पता है कि जो धातुएं हैं वो बहुत चमकदार हैं, वो ठोस होती हैं, चमकदार है, वो मैलिएबल है यानी हम उन्हें पीट सकते हैं, और वो डक्टाइल भी होती है यानी हम उनसे तार खींचकर बना भी सकते हैं। तो अगर किसी भी धातु में कोई चमक है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही होती है। आपको यहाँ पर एक और ध्यान रखना है आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन एक अधातु है, किंतु यह भी चमकदार होती है। ठीक, तो अगर हम कभी अधातु में बात करेंगे तो अधातु में हमारे पास में यहाँ पर आयोडीन होगा, और आयोडीन अधातु है जो चमकदार है। बाकी सब मेटल चमकदार ही होते हैं और उनमें जो चमक होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एक पदार्थ का एक से अधिक ठोस रूपांतरों में अस्तित्व रखना जाना जाता है, अथवा कोई भी यौगिक जिसकी दो से अधिक क्रिस्टल संरचना होती है कहलाता है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, बहुरूपता, समरूपता, अपर रूपता, प्रतिबिंब रूपता। तो अगर हम बहुरूपता की बात करें तो बहुरूपता मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहा जाएगा। समरूपता का मतलब हुआ आइसोमॉर्फिज्म। इसी प्रकार से अपर रूपता हुआ एलोट्रॉपी, और प्रतिबिंब रूपता हुआ मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी अगर हम आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या आयोनिक सॉलिड का निर्माण करते हैं तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनके मध्य में जो आकर्षण होता है वह आयनिक आकर्षण होता है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर किसी भी दिशा से बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब जो आयनिक सॉलिड हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड दिशाहीन होगा। क्योंकि यह बॉन्ड दिशाहीन है, इसलिए इसमें आइसोमेरिज्म या समावयवता नहीं दिखती है। किंतु यहाँ पर कुछ ऐसे सॉलिड हो सकते हैं जो एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें वेटेराइट, अरागोनाइट तथा कैल्साइट होते हैं। तो एक पदार्थ एक से अधिक ठोस रूपांतर में एग्जिस्ट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं अ क्रिस्टल इज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सच इज नोन एज बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये जो 3 फॉर्म हैं
ये क्या है, ये इसके बहुरूप होते हैं। अगर हम यहां पर समझे समरूपता को, तो समरूपता का मतलब हुआ दो ऐसे क्रिस्टल जिनकी संरचना एक जैसी होती है, उनको हम समरूप या आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहां पर बात करें जिंक सल्फेट की 7H2O, और हमारे पास है FeSO4 7H2O। तो जिंक सल्फेट 7H2O, जिसको हम व्हाइट विट्रियोल भी बोलते हैं, और FeSO4 जिसको ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो इनकी संरचना क्रिस्टल लैटिस में एक ही जैसी है, इसलिए ये आइसोमॉर्फ है, या आप कहें समरूपक होते हैं। अपर रूपता हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अपर रूपता का मतलब हुआ कि एक तत्व अगर एक से अधिक भौतिक फिजिकल फॉर्म में यानी भौतिक फॉर्म में उपस्थित होता है तो उन्हें अपर रूप कहा जाता है, जिसमें हमारे पास में कार्बन की अगर बात करें तो उसके अपर रूप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। प्रतिबिंब रूपता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक अलग टॉपिक है। ये कुछ उस तरह के कंपाउंड दिखाते हैं जो किसी लाइट को, और लाइट भी कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन वह एक दूसरे की प्रतिबिंब ना हो, उन्हें उस केस में हमें प्रतिबिंब रूपता दिखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन धात्विक ऑक्साइड प्रतिलोह चुंबकीय प्रकृति का होता है? प्रतिलोह का मतलब हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिक, और हमने पढ़ा है एंटी फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें डोमेन इक्वली अरेंज होंगे और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में MnO2। MnO2 वह यौगिक है जो प्रतिलोह चुंबकीय होता है। यहीं पे अगर हम CrO2 की बात करें तो CrO2 लोह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? क्या वह आयनिक बंध है, क्या वह वॉन्डरवॉल बंध है, क्या वो संयोजी बंध है, या फिर वो एक धात्विक बंध हो सकता है? तो अगर ग्रेफाइट की संरचना की बात करें, देखिए ग्रेफाइट पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रेफाइट का जो संकरण है वो sp2 होता है, और यहां पर अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर हमें ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट जो है ये एक 3D नेटवर्क सॉलिड है जो सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि ग्रेफाइट अच्छा चालक होता है। किसका? विद्युत का। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर हम इसके दूसरे अपर रूप की बात करें जो हमारे पास में डायमंड है, तो डायमंड के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और वहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें डायमंड में नहीं मिलेगा, इसलिए डायमंड बहुत कठोर होगा और विद्युत का कुचालक होता है।
तो यहां पर हमारे पास में आंसर आएगा सहसंयोजी बंध। जबकि डायमंड में भी अगर हम बात करें तो डायमंड में भी कोवलेंट सॉलिड ही बनता है। तो इस तरीके से आपको यहां पर डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के बारे में जानना जरूरी है और दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम आयनिक बंध की बात करें तो आयनिक बंध आयनिक क्रिस्टल जैसे NaCl, जिंक सल्फाइड, MnO, ठीक है, या फिर इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, इस तरीके में बंध में पाया जाता है। अगर हम धात्विक बंध की बात करते हैं तो धात्विक बंध यहाँ पर धातुओं में जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ, इन सब में पाया जाता है। यहाँ पे हम NaCl, सीजियम क्लोराइड इत्यादि लिख सकते हैं। और अगर हम वॉन डेर वाल बल की बात करें तो वॉन डेर वाल बल एक बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होता है और यह पोलर तथा जो नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे हमारे पास में है CO2 हो गया, H2 हो गया, इन सब में वॉन डेर वाल बल पाया जाता है। तो हमारा फोर्थ का आंसर हुआ सहसंयोजी बंध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है क्योंकि ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होता। ठोस NaCl सहसंयोजक है। ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है। ठोस NaCl में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब अगर हम यहां पर बात करें NaCl की तो हम जानते हैं कि NaCl एक आयनिक यौगिक है जिसमें Na+ और Cl- आपस में आयनिक बंध के द्वारा NaCl का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये आयनिक है इसलिए हमें लगता है कि यह विद्युत का सुचालक होना चाहिए, किंतु और यह होता भी है, लेकिन किसमें, अगर हम NaCl का जलीय विलयन लेते हैं या NaCl को गलित अवस्था में लेते हैं तो इस में यह सुचालक का कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में यह कुचालक होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर यह जलीय या गलित अवस्था में होगा तो इनमें आयनों की गति हो सकती है, जबकि अगर यह ठोस अवस्था में है तो वहां पर आयनों की गति नहीं होगी। और क्योंकि आयनों की गति नहीं हो रही है इसलिए NaCl विद्युत का कुचालक है, लेकिन किसमें, सिर्फ ठोस अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यह है हमारे पास में सहसंयोजी बंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकाकी सेल कितने एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साझित होती है। तो अगर हम यहां पर फलक केंद्रित का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड, तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर का मतलब हुआ कि हमारे पास जो एटम होंगे वो कॉर्नर यानी कोने पर और फेस के सेंटर पर लगे हुए होते हैं। अगर ये एटम कॉर्नर पर हैं तो इनका योगदान 1/8 गुना 8 होगा
और अगर ये फेस के सेंटर पर है तो इनका योगदान हाफ गुना 6 के बराबर होता है। और इस प्रकार से अगर हम यहां पर FCC के लिए Z की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? 4। तो FCC के लिए Z का मान 4 होता है। यह एक परमाणु की संख्या है जो प्रति इकाई एकक कोशिका या प्रति यूनिट सेल हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, उसने क्वेश्चन में हमसे यह नहीं पूछा है कि एकाकी सेल के में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। उसने हमसे पूछा है कि एक एकाकी सेल कितने एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साजित होता है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक क्यूब की बात करें तो क्यूब का मतलब उसमें 6 फेस हैं, और अगर हम उसको 3D में बनाएंगे तो हर एक फेस के बराबर में हम एक एकक कोशिका को रखने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक एकाकी सेल 6 एकाकी सेल द्वारा समान रूप से साजित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यदि Z इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है जो बंद संकुलन क्रम ABC प्रदर्शित करता है, तो इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसके समतुल्य होगी? अब यहां पर क्वेश्चन में वो कह रहा है ABC। तो अगर हम ABC की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास या तो CCP बन सकता है या तो फिर FCC बन सकता है। यानी हमारे पास में क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या तो फिर हमारे पास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकती है। ये हमें पता है। अगर हम BCC की बात करेंगे तो BCC AB टाइप का बनता है। अगर हम HCP की बात करें तो वो भी AB टाइप का बनता है। और अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो वो AAA टाइप का बनता है। अब Z यहां पर इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। हमें बताना है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसके समतुल्य हो सकती है। तो हमें पता है अगर हम यहां पर कभी वॉइड्स की बात करें तो हमारे पास अष्टफलकीय रिक्तियां तथा चतुष्फलकीय रिक्तियां हो सकती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों की अगर हम पोजीशन देख रहे हैं तो वो एंड एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे होंगे, तो उनका जो नंबर होगा वो लैटिस के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात करें तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 उपस्थित होती हैं। यानी एक काय विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां हो सकती हैं। कुल बॉडी डायगोनल 4 हैं, इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो अगर हम CCP में बात करें तो उसका डबल होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा B2Z। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABC क्रम का बंध संकुलन प्रदर्शित करता है। अंतः केंद्रीय अगर आप ध्यान करें या तो ये AB टाइप का होता है, जिसमें अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो वो 68% की होती है। फलक केंद्रित घन संकुलन को अगर हम बात करें तो यह ABC टाइप का होता है, जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। वहीं अगर हम सरल घन संकुलन की बात करें तो ये AAA टाइप का क्रिस्टल बनेगा और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है यह 52.4% होती है। जबकि अगर हम षटकोणीय घनीय संकुलन की बात करें तो यहाँ पर
यह AB टाइप का ही संकुलन बनाएगा, लेकिन इस केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 74% ही होती है। तो फलक केंद्रित घन संकुलन और षटकोणीय घनीय संकुलन दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, लेकिन जो पैकिंग का क्रम है वो अलग अलग हो जाता है। तो एफसीसी में ABC और षटकोणीय में AB। इसके बाद हम यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम Z की बात करेंगे बेटा, तो BCC है तो Z2 हो जाएगा, यहाँ पर Z4 हो जाएगा, यहाँ पर Z1 होगा और यहाँ पर Z की वैल्यू 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बात करें तो अंतःघनीय यानी बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, फलक केंद्रित में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। अगर हम सरल घन की बात करेंगे तो ये 6 आता है, और अगर हम HCP की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 12 के बराबर आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा B, फलक केंद्रित घन संकुलन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें कहा गया है सोडियम और मैग्नीशियम क्रमशः BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टल में क्रिस्टलित होते हैं, तब उनके क्रिस्टल के इकाई सेल में उपस्थित Na और मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहां पर हमें दो टाइप के क्रिस्टल दिए हुए हैं, एक है BCC और दूसरा है FCC। तो अगर हम यहां पर BCC को समझें तो BCC हमारे पास होता है कॉर्नर पे और इसके अलावा बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8 इंटू 8 और बॉडी सेंटर पे तो हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा 2। यानी सोडियम जो BCC स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा उसके लिए परमाणुओं की संख्या आएगी 2। अब अगर हम यहां पर बात करें FCC की, तो FCC का मतलब हुआ कि यहां पर परमाणु कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर में उपस्थित है। तो कॉर्नर पे हम कंट्रीब्यूशन जानते हैं 1/8 इंटू 8 और फेस पे हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो यहां पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो BCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे 2, और FCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे 4। तो इसका आंसर आ जाएगा D, 2 तथा 4। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक ठोस दो तत्वों X और Z से मिलकर बना है। परमाणु Z CCP व्यवस्था में है, जबकि परमाणु X सभी चतुष्फलकीय जगह को घेरे हुए है। यौगिक का सूत्र क्या होगा, ये हमें यहां पर बताना है। हमारे पास में एक ठोस है जिसमें X और Z उपस्थित है। परमाणु Z CCP व्यवस्था में है, जबकि परमाणु X सभी चतुष्फलकीय जगह को घेरे हुए है। तो अगर Z CCP में है, तो क्योंकि ये Z मुझे दिया हुआ है, तो मैं यहां पर इसको मान लेता हूं N।
n क्या है यहाँ पर? लैटिस का नंबर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n क्या है? ये है लैटिस। और अगर हम टीवी की बात करें तो हमें पता है टीवी लैटिस का दुगना होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2n। और यहां से हम अगर इसे देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x2z। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में x2z। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बीसीसी इकाई सेल में रिक्त स्थान कितना है? तो अगर हम यहां पर बात करें बीसीसी की, एक हम ले रहे हैं एफसीसी और एक हम ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक। तो बीसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैसे निकालेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जहां पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो वो 4/3 पाई आर क्यूब है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब के बराबर होती है। बीसीसी के केस में √3a 4r के बराबर होता है, जबकि अगर हम एफसीसी की बात करें तो यही 4r √2a के बराबर होगा। और सिंपल क्यूबिक में अगर हम बात करें तो जो 2r है वो a के बराबर होता है। तो यहां से हम इनके एज लेंथ को निकाल सकते हैं, रेडियस का ज्ञान कर सकते हैं और इस फॉर्मूले में रख के इनका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो बीसीसी के केस में जो पैकिंग है वो कितनी होती है? 0.68, क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए पॉइंट में लेते हैं। एफसीसी में कितना हो जाएगा? 0.74 और सिंपल क्यूबिक में होगा 0.52। ये वो अंश है जिसको एकक कोष्टिका ने घेरा हुआ है। यानी अगर हम परमाणु की बात करें तो किसी एक कोष्टिका की आयतन को घेरने वाले परमाणु का जो अंश है वो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है रिक्त स्थान यानी एयर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.32, ये हो जाएगा 0.26 और ये हो जाएगा हमारे पास में 0.48। इसका मतलब बीसीसी में एयर फ्रैक्शन कितना मिला मुझे? 0.32 यानी 32%। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 32%। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इकाई सेल में घनत्व निकालने का सूत्र क्या है? तो हमें पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और किसी भी अगर हम एकक सेल की बात करें या एकक कोष्टिका की बात करें तो वहां पर क्योंकि अलग अलग परमाणुओं की संख्या हो सकती है इसलिए हम वहां पर उनके मास को Z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास में यहां पर Z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा B। एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, अगर कभी एज लेंथ को
पिकोमीटर में गिवन है। तो हमें यहां पर कन्वर्जन फैक्टर ध्यान रखना है। 1 पिकोमीटर 10 टू दी पावर -12 मीटर या 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और क्योंकि हम घनत्व को, डेंसिटी की यूनिट क्या है जो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, ये है ग्राम पर सीसी। सीसी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम a क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब। a क्यूब मेरे पास हो गया 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कभी डेंसिटी पिकोमीटर में गिवन है तो आप सिंपली इसको 10 की घात 30 यानी 10 टू दी पावर 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी आपको करना है जब जो एज लेंथ है वो हमारे पास में पिकोमीटर में गिवन है। अगर ये पिकोमीटर में गिवन नहीं होगी तो हम उसके अनुसार ही यहाँ पर रूपांतरण करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो एज लेंथ है उसकी यूनिट सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। तो 13 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम धातु को सेल कोर 4.29 एंगस्ट्रॉम के साथ अंतः केंद्रीय घनीय जालक संरचना में क्रिस्टलित होती है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है? तो हमें यहां पर सोडियम परमाणु दिया हुआ है और ये सोडियम परमाणु अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण करता है। हमें बताना है कि इसमें त्रिज्या क्या हो सकती है। तो हमें पता है अगर हमारे पास में बीसीसी स्ट्रक्चर होगा तो √3a को हम लिख सकते हैं 4r। यहां पर हमें a का मान दिया हुआ है जो है 4.29 एंगस्ट्रॉम। और क्योंकि जो हम आंसर देख पा रहे हैं तो हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो 1 एंगस्ट्रॉम है ये 10 टू दी पावर -10 मीटर या 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 4.29 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो जाएगा? 4.29 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर के। हमें यहां पर r की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां से सिंपली लिख सकता हूं r इज इक्वल टू √3a बाई 4 √3 इंटू 4.29 इंटू 10 टू दी पावर -8 बाई 4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 1.857 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में ए। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी हैं और फॉर्मूले को याद रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है पोटेशियम की अंतः केंद्रित घनीय संरचना होती है तथा आपसी दूरी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 4.52 एंगस्ट्रॉम है। उसका परमाणु भार 39 है। उसका घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होगा। तो यहां पर सबसे पहली बात हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर है और अगर बीसीसी है तो z की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। और अगर हम इनको कोरिलेट करेंगे तो ये आएगा √3a इज इक्वल टू 4r। अब उसने हमसे कहा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखिए 4r का मतलब हुआ कि यहां पर कुछ इस तरीके से एक एटम कॉर्नर पे, ये कॉर्नर वाला एटम है, ये बॉडी के सेंटर वाला है और ये फिर कॉर्नर वाला है।
तो ये जो √3a है ये 4r के बराबर है, यानी यहाँ पे 3 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब हुआ कि 2 एटम किस तरीके से जुड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3a बाई 2r। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर मैं किन्हीं भी 2 एटम को आपस में जोड़ता हूं तो वो एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी तक ही उसको नियरेस्ट डिस्टेंस मानी जाएगी। तो यहां पर √3a हो जाएगा 2r। तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। अच्छा, मुझे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दी हुई है बेटा, यानी मुझे √3a का मान दिया हुआ है, तो √3a हमारे पास हो जाएगा 4.52 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो जो यूनिट है डेंसिटी की वो किस है, केजी पर मीटर क्यूब में, यानी इसको हम मीटर में परिवर्तित कर लें तो ये हो जाएगा 4.52 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से हम a का मान निकाल सकते हैं 4.52 इंटू 10⁻⁻10 बाई √3 मीटर। ये हमारे पास में a का मान आ जाएगा। हमें उसका घनत्व निकालना है, तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो Z की वैल्यू हो जाएगी 2, m हो जाएगा 39, a क्यूब हो जाएगा 4.52 10⁻⁻10 अपॉन √3 की पावर 3 और Na। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 908 kg पर मीटर क्यूब। इसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 908 kg पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से हमें करने हैं क्वेश्चन कि हमें क्या दिया हुआ है। क्या हमें a की वैल्यू दी हुई है, यानी एज लेंथ मुझे दी हुई है, या मुझे यहां पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दी हुई है। तो दोनों केस में आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे चीजों को परिवर्तित करना है। यूनिट का ध्यान बहुत रखें। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहां पर हमें क्या मिल रहा था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, जबकि यहां पर इकाई क्या दी हुई है, केजी पर मीटर क्यूब दी हुई है। तो उसके अनुसार हमें इनको कन्वर्ट करना है, इनका कन्वर्जन करना है, और कन्वर्जन करने के बाद में हम यहां पर चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहा गया है ज़ेनॉन में एफसीसी के इकाई सेल का कोर 620 पिकोमीटर है, तो ज़ेनॉन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। कौन सा क्रिस्टल बन रहा है, एफसीसी, और एफसीसी में हमें पता है √2a किसके बराबर होता है, 4r के। r हो जाएगा मेरे पास में √2a बाई 4, और ये हो जाएगा √2, क्योंकि पिकोमीटर में ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन नहीं करूंगा। ठीक, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये मेरे पास आ जाएगा 219.25 पिकोमीटर। आंसर आ जाएगा इसका 1। देखिए, आप कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे। अगर आंसर आपको बहुत क्लोज दिख रहे हैं तो उस केस में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक ठोस है जिसकी संरचना में W परमाणु घनीय जालक के कोनों पर स्थित है। O परमाणु कोर में केंद्र पर स्थित है तथा Na परमाणु घन के केंद्र में उपस्थित स्थित है। यौगिक का सूत्र होगा। ठीक,
तो हमें यहां पर दिया हुआ है W। W कहां पे है? घनीय जालक के कोनों पे। तो W मेरे पास हो जाएगा यहां पर कॉर्नर पे, और अगर कॉर्नर पे है तो मैं बता सकता हूं इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1। तो W आ गया मेरे पास में 1। दूसरा है हमारे पास में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परमाणु कोर में केंद्र पर स्थित है, यानी ऑक्सीजन कहां पे हुआ? एज सेंटर पे। ऑक्सीजन मेरे पास हुआ यहां पर एज के सेंटर पे, और एज सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। टोटल एजेस कितनी होती हैं? 12। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3। और Na घन पे है केंद्र पर, तो केंद्र पर है तो 1 ही होगा बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? Na हो गया 1, W भी हो गया 1, और ऑक्सीजन हो गया 3। सो इट इज NaWO3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक यौगिक की घनीय संरचना में जो X और Y से मिलकर बनी है, X परमाणु घन के कोनों पर और Y घन के फलक केंद्र पर स्थित है, यौगिक का अणुसूत्र होगा। तो यहां पर हमें कहा गया है कि X कहां पर है? कोनों पे। तो अगर X कोनों पे है तो 1/8 × 8, और Y फलक केंद्र पर है तो Y हो जाएगा 1/2 × 6। तो ये हो जाएगा XY3, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में D। और इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड और कंपटीशन में भी आते हैं। देखिए कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही है जिसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री आराम से कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में समन्वय संख्या का मान है। यानी अगर मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो उसमें समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। तो अब अगर हम यहां पर एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो एक एटम तो ये सेंटर में होगा और 6 यहां पर इस प्रकार से कोनों पे लगे होंगे। बीच में यहां पर हमें 3 एटम मिलते हैं जो बॉडी सेंटर बनाते हैं, और इसके नीचे फिर से मुझे एक फेस मिलेगा, और इस फेस के केंद्र पर एक परमाणु होगा और बाकी 6 कॉर्नर पर परमाणु होगा। तो अब अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं तो आप इस वाले एटम को देखें बेटा, यहां पर एक फलक पे कितनों से जुड़ा? 6 से। 3 इसके ऊपर ये रहने वाले हैं और 6 फिर से आएंगे, तो कितना हो गया यहां पर? 6 और 3 9 और 3 12। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहां पे 3 और यहां पे 3 और ये यहां पे इस तरीके से, तो 6 6 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। जबकि आप ध्यान रखिएगा अगर यहीं पे Z की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो वो 6 होगी। ठीक है, Z को हम यहां से देख सकते हैं, एक ये सेंटर पे है फेस के तो ये 1/2 × 1 हो जाएगा, ये कॉर्नर पे है तो ये 1/6 × 6 हो जाएंगे, ये बॉडी सेंटर में है तो 3 × 1, इसी तरीके से यहाँ पे 1/2 × 1 1/6 × 6। तो टोटल मैं यहाँ पे करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? यहाँ पे Z की वैल्यू मिलेगी मुझे 6। तो अगर समन्वय संख्या पूछ रहा है तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में समन्वय संख्या होती है 12, और अगर नंबर ऑफ एटम पूछेगा यूनिट सेल में तो वो हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब यहां पर समझिए कि अगर हम कम घनत्व की बात कर रहे हैं तो कम घनत्व कब होगा? जब क्रिस्टल में से कोई पूरा का पूरा पेयर यानी एक युग्म बाहर चला जाएगा, और वो किस में जाता है? वो जाता है शॉर्टकी में। तो इसका आंसर आएगा शॉर्टकी।
फ्रैंकल में अगर आप ध्यान करें तो यहां पर जो क्रिस्टल है वो किस में जाके बैठ जाएगा, या आयन अंतराकाशी में, इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता है। जबकि अगर हम इंटरस्टिशियल की बात करें तो यहाँ पे हम डोपिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मिलते हैं। एफ केंद्र कब बनता है, जब एनायन की वैकेंसी होगी। तो ये एनायनिक वैकेंसी यानी ऋणायन रिक्तिका की वजह से बनेगा। शॉर्टकी को आप ध्यान रखेंगे, ये स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि दोष होने के बाद भी जो स्टोइचियोमेट्री है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अंतराकाशी और एफ सेंटर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, जिसकी वजह से स्टोइचियोमेट्री में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। एफ केंद्र के संबंध में सही कथन क्या है, यह हमें बताना है। क्रिस्टल की रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। ये तो एफ केंद्र क्रिस्टल को रंगीन आभा प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। और हमने पढ़ा है अगर हम कभी केसीएल की बात करें या LiCl की बात करें या NaCl की बात करें, LiCl में हमें पिंक कलर देखने को मिलता है, KCl में हमें वॉयलेट मिलता है या इसको लिलैक कलर भी बोलते हैं, और NaCl में हमें यहाँ पर गोल्डन येलो कलर मिलता है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये एफ सेंटर की वजह से ही होते हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में, तो जिंक ऑक्साइड का भी येलो कलर ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एफ सेंटर की वजह से नहीं होगा, ये किसकी वजह से होगा, ZnO को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो मुझे जिंक आयन और ऑक्सीजन देगा, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसमें धनायन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। यानी ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट यानी धातु आधिक्य दोष दिखाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कलर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22। एक तत्व परमाणु भार 100 ग्राम पर मोल, जिसकी संरचना BCC है तथा इकाई सेल कोर 400 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व होगा। तो हमें यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है, संरचना भी दी हुई है और एज लेंथ की भी दी हुई है, जो कितनी है हमारे पास में 400 पिकोमीटर। हमें यहाँ पर घनत्व का मान निकालना है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। और क्योंकि पिकोमीटर में है तो मैं सीधा सीधा 10 की घात 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। Z की वैल्यू BCC मुझे कहा गया है तो 2 हो जाएगी। M मेरे पास कितना है 100, एज लेंथ है 400, तो 400 की पावर 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 30। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसीलिए वहां पर 10 टू द पावर 30 का जो फैक्टर है वो वहां पर अपीयर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यदि NaCl की संरचना पर दाब बढ़ाएं तब उसकी समन्वय संख्या क्या होगा। देखिए हम NaCl की बात करें तो NaCl एक FCC क्रिस्टल को फॉर्म कर रहा है और FCC क्रिस्टल में
दो तरीके से हो सकता है बच्चे। अब समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या की बात करें तो NaCl में जो समन्वय संख्या है वो 6:6 है, यानी एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार 1 क्लोराइड आयन 6 सोडियम से जुड़े हुए हैं। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर ये समन्वय संख्या बढ़ जाती है और ये NaCl से सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में की तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यह समन्वय संख्या घटती है। तो उच्च दाब पर समन्वय संख्या बढ़ेगी जबकि उच्च ताप पर समन्वय संख्या घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए, यानी समन्वय संख्या बढ़ेगी। और कितनी हो जाएगी? 6:6 से 8:8 में चली जाएगी। नीचे दिए हुए चित्र में किस प्रकार की क्रिस्टलीय त्रुटि दिखाई गई है? हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन होना चाहिए था? Na+, यहाँ पे कौन होना चाहिए था? Cl-, यहाँ पे Na+ और यहाँ पे Cl-, यानी यहाँ से दो युग्म गायब हैं। और अगर कभी युग्मों में कुछ दोष होते हैं तो उसको हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास आएगा आंसर शॉर्टकी त्रुटि। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आयन कौन सा है? तो हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है, बेरियम आयन है, मैग्नीशियम आयन और Na+ आयन। ध्यान रखिएगा, जब हम धनायन बनाएंगे तो धनायन का मतलब क्या है कि जो भी मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो जितना ज्यादा धनावेश बढ़ेगा इसका मतलब आयन का आकार उतना छोटा होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना बढ़ जाता है, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं तो मेरे पास में यहां पर बेरियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है और Na+ भी है। तो कायदे से Na+ का साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर एक ही चार्ज है बेटा। बट Na हम देखें तो वो पीरियड 3rd का मेंबर है, जबकि अगर हम बेरियम को देख रहे हैं तो वो उसके नीचे वाले पीरियड में आता है। इसलिए सबसे बड़ा आयन कौन सा होगा? यहाँ पर बेरियम आयन होगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी शीट को कर लिया है और पूरा चैप्टर भी हमने समझ लिया है। तो ये हमने शीट पूरी कर ली है और इस प्रकार से हमारा जो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लिक्विड सॉल्यूशन यानी विलयन वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।